नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आप जानते हैं हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं पूरी डिटेल के साथ। इन क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में इनसे जुड़े हुए जो आपके एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर होते रहें और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ये हमारी इस सीरीज की 171वीं क्लास है। अगर आपने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 मास्टर वीडियोस भी इसके ऊपर बनी हुई हैं। स्टार्टिंग के 2000 क्वेश्चंस की आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम यह आया था अस्तित्व में 1976 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह अधिनियम पुरुष और महिला जो श्रमिक हैं उनको समान वेतन, समान प्रकृति के काम के लिए उसके प्रावधान करता है। यानी अगर दोनों एक जैसा काम करते तो उनको एक जैसा वेतन यहां पर दिया जाए, एक जैसा प्रमोशन उनको दिया जाए, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, उसके लिए आया था समान पारिश्रमिक अधिनियम। कब आया? 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन और महावीर आचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? देखिए, जिनसेन की बात करते हैं, महावीर आचार्य की बात करते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। जो जिनसेन है, इनकी रचना का नाम है आदि पुराण। आपके पास क्वेश्चन आता है आदि पुराण नामक रचना किसकी है? जिनसेन की। और महावीर आचार्य की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। ठीक है, ये दोनों रचनाएं इनकी हैं। एक तो आपको ये याद करना है। और ये दोनों जो विद्वान थे ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो अमोघ वर्ष था यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस धर्म का अनुयायी था? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। राष्ट्रकूट शासक तो है लेकिन यह आपका जैन धर्म का अनुयायी था। इसको लेकर के 2-3 बातें और आपसे उत्तराखंड में भी पूछी गई हैं, अलग अलग एग्जामों में भी आई हैं। पहला क्वेश्चन, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण करी थी? तो वीर नारायण की उपाधि भी इसी ने धारण करी थी। दूसरा, एक काफी फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है कविराज मार्ग। ठीक है, तो इसकी रचना किसने करी है? कविराज मार्ग जो यह रचना है इसे अमोघ वर्ष ने किया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा है यह भी पूछा जाता है। यह रचना इसने कन्नड़ भाषा में करी थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी? तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि भी अमोघ वर्ष ने ली थी। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक ताम्रपत्र है जिसे संजन ताम्रपत्र कहा जाता है। और इस ताम्रपत्र को लेकर सवाल यह बनता है कि किस ताम्रपत्र में अमोघ वर्ष को चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान शासक बताया गया है? तो वो यही वाला ताम्रपत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन होता है 12 अक्टूबर 1993। आपको केवल वर्ष पूछा है तो 1993 आप यहां पर टिक कर देंगे। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपके दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको लेकर पूछी जाती हैं मानवाधिकार आयोग को लेकर के। और भारत में जो विभिन्न आयोग हैं, महिला आयोग होगा, इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग होगा, SC/ST आयोग होगा, उनको हमने हमारी संविधान की जो सीरीज थी, जब हमने संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक आयोगों को, संस्थाओं को कवर किया, तो उसमें हमने इन सारे आयोगों के बारे में बात करी थी। इनके वर्ष, इनकी संरचनाएं कौन गठित करता है, कब बने, सब आपसे पूछा जाता है।
अगर हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 5 इसमें सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य कितने होते हैं इसमें? स्थायी सदस्य जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, इन स्थायी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है, मंडल आयोग के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, मंडल आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। इसी आयोग की सिफारिश के बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, ओबीसी वर्ग, उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी। इस आयोग का गठन किसके काल में हुआ था, यानी किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? यह आयोग जो था मंडल आयोग 1979 में बना था। ठीक है, और इसने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी वो 1980 में आई थी, और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक जब किया गया था वो किया गया था 1990 में, 1990 में। तो ये 3 वर्ष आपको याद करने हैं। 1979 की शुरुआत में जनवरी में ही इसका गठन होता है और उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी उनको लागू किया गया था 1990 से। ठीक है, 1990 को लागू वर्ष के तौर पर यहां पर याद करना है। ठीक है, जब लागू किया गया था मंडल आयोग की सिफारिशों को, उस समय देश में प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है, गठन के समय मोरारजी देसाई और लागू करते समय वीपी सिंह। नेक्स्ट है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? देखिए, जो धन विधेयक होता है, मनी बिल जो होता है, वो आपका केवल लोकसभा में आता है, आप सभी जानते हैं, और यह विधेयक राज्यसभा में आप नहीं ला सकते। यानी अगर आप जैसे कोई संशोधन विधेयक लाते हैं तो आप किसी भी सदन में शुरुआत कर सकते हैं। धन विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में ही आता है, और यह बात कही गई है आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 109 है जो वो आपके धन विधेयक से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित, यानी सबसे पहले राज्यसभा में इसे नहीं लाया जा सकता, केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो ये बात किसमें है? 109 में है। जो आर्टिकल 110 है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को याद करना। 110 में यह कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं ला सकते, वो 109 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बतलाया गया था? तो इनमें से किसने हमारे संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था? तो राजनीतिक कुंडली ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी इसको कहा जाता है। राजनीतिक कुंडली इसे के.एम. मुंशी ने कहा था। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न राजनीतिक दलों को उनके स्थापना वर्ष से सही मिलान करें और सही कूट का चयन करें। तो देखिए, कुछ यहां पर पार्टी दी गई है और इधर उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? जब हमने संविधान वाली सीरीज के अंदर राजनीतिक दलों के बारे में, भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में बात करी थी, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे जो प्रमुख दल हैं वो कब कब बने थे। टीएमसी जो बनी थी ये 1998 में बनी थी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, बीएसपी कब बनी थी? ये 1984 में बनी थी। बीजेपी की बात करें, बीजेपी बनती है 1980 के अंदर। ठीक है, और साम्यवादी दल मार्क्सवादी यानी सीपीआई-एम की अगर हम बात करें, ये बनी थी 1964 के अंदर। तो टीएमसी बनी है 1998 में, यानी पहले 4 आएगा। बीएसपी बनी है 1984 में, यानी 1 आएगा। बीजेपी बनी है 1980 में, यानी 2 आएगा, और फिर 3 आएगा। 4 1 2 3 इसका सही क्रम हो जाएगा, 4 1 2 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
इसके अलावा जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं उनकी स्थापना भी पूछी जाती है। कांग्रेस की तो बहुत बार आ चुकी है, कांग्रेस 1885 में बनी थी। इसके बाद बनी थी शिरोमणि अकाली दल, ये 1920 में बना। जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी इंडिया की सीपीआई, वो 1925 में बनी थी। डीएमके 1949 में बनी थी और एआईडीएमके 1972 में बनी थी। ये कुछ पार्टियां जो आपको याद में करना है, ठीक है। बिहार की बात करते हैं। बिहार में दो प्रमुख पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू। आरजेडी जो बनी ये आपके 1997 में बनी और जेडीयू जो बनी ये 1999 में बनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। शिवसेना 1966 में बनी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। संविधान की जो भाषा है, संविधान हमारा जितना विशाल है, उसको देखते हुए जो ब्रिटिश एक वकील था, इसने कहा था कि जो भारत का संविधान है यह वकीलों का स्वर्ग साबित होगा या वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा जब हमारी बनी थी, कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो आप कहते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। जब संविधान सभा बन गई तो संविधान सभा का काम सही से चल सके उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी मुख्य तौर पर, और बाकी छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। इन्हीं 8 समितियों में से 2 इंपॉर्टेंट समितियां थी। एक थी आपकी संघीय संविधान समिति और एक थी प्रांतीय संविधान समिति। जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 1999 में इसे घोषित किया गया था और पहली बार मातृभाषा दिवस सन 2000 में मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है? यानी समान सीमा इसको करना, एक जैसा राज्य। कितने हमारे ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से भी लगते हैं और बांग्लादेश से भी लगते हैं? पाकिस्तान हमारे इस साइड को पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट की साइड को पड़ता है। बांग्लादेश हमारे पूर्वी साइड को पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे से टच भी नहीं करते हैं, तो इसके साथ लगने वाले राज्य अलग हैं, बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य अलग हैं। लेकिन अब पहले क्वेश्चन जब बनता था सीमाओं को लेकर के, तो पूछा जाता था बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, पाकिस्तान से कौन लगते हैं, म्यांमार से कौन लगते हैं। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन भी बनने लगा है कि संयुक्त राज्य बताइए जो 2 देशों दोनों के साथ लगता हो। यहां पर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पूछ लिया, अगली बार हो सकता है पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त राज्य पूछ ले कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो दोनों से लगते हैं। तो आपको उस पैटर्न में भी अब पढ़ाई करनी होगी। हमारी ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमने मैप के माध्यम से देखा था कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहां पर हमने देखा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक जम्मू कश्मीर लगता है, इसके अलावा लद्दाख लगता है, पंजाब लगता है, गुजरात लगता है और साथ में राजस्थान लगता है। जबकि बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल लगेगा, मेघालय लगेगा, मिजोरम लगेगा, असम लगेगा और त्रिपुरा लगेगा। तो एक भी समान राज्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इनमें से किस पठार का सर्वाधिक हिस्सा कर्क रेखा से साथ टच होता है या कर्क रेखा वहां से गुजरती है? सही आंसर होगा यहां पर मालवा का पठार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो मालवा का पठार है, कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, जिस वजह से सबसे ज्यादा एरिया है इनमें से वो मालवा के पठार पर होता है इसका, ठीक है। जो रांची का पठार है वो कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में पड़ता है और नागपुर का पठार कर्क रेखा के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। बीच में कौन सा पठार पड़ता है? मालवा का पठार। ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं?
देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो होती है वह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यह आप सभी ने पढ़ा है, कई बार हमने इसको कवर किया है। दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है, राज्य आप जानते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या किया, राज्य नहीं पूछा है, राज्य के अंदर कौन सा वो पठार है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर यह आपका मुख्य रूप से पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जो सूरजपुर जिला है वहां पर महानदी के तट पर एक छोटा सा इलाका है जिसे भैंसा मुंडा कहते हैं। वही एग्जैक्ट वो क्षेत्र है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, जो बघेलखंड का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है वहां से होकर ये लाइन गुजरती है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्न में से किस पठार से है। तो मालनाड क्षेत्र जो है आपका, इसको भी हमने जब भारत के पठारों के बारे में बात करी थी, प्रायद्वीपीय पठारों को देखा था, उसमें हमने बात की थी कि मालनाड का जो क्षेत्र है ये कर्नाटक के पठार का पार्ट है और ये क्वेश्चन भी आपसे बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो मालनाड क्षेत्र किस पठार का पार्ट है, कर्नाटक के पठार का पार्ट है। ठीक है, बेसिकली कर्नाटक के पठार का जो हिस्सा पश्चिमी घाट के साथ जुड़ा हुआ है उसी क्षेत्र को कहा जाता है मालनाड का पठार। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाप झील किस क्षेत्र में पाई जाती है। चाप झील जिनको गौखुर झील कहा जाता है, ठीक है, गाय के खुर जैसे झील, गौखुर झील या ओक्सबो लेक, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा जो चाप झील होती है यह नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, नदी घाटियों में जो नदियां होती हैं हमारी पर्वत पहाड़ों से निकलती है, जब वो मैदानों में प्रवेश करती है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर वो बहना शुरू कर देती है, बड़े बड़े मोड़ वो लेती है, मोड़दार रास्तों से होकर गुजरती है। इन मोड़दार रास्तों को कहा जाता है विसर्प। क्वेश्चन बनता है विसर्प किसके द्वारा बनाए जाते हैं या विसर्प कब बनते हैं। तो जब कोई नदी पहाड़ों से उतरकर, पर्वतों से उड़कर मैदान में प्रवेश करती है तो वो घुमावदार मोड़दार रास्तों से होकर बहती है। इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे नदी आई, नदी ने ऐसे विसर्प बना दिए, कुछ समय बाद नदी फिर से अपने जो नॉर्मल रूट होता है ना उसी पर होकर बहनी शुरू हो जाती है और ये जो विसर्प होते हैं मुख्य नदी से कट जाते हैं। यहां पर पानी भरा होता है नदी का और इन्हीं को कहा जाता है चाप झील या गौखुर झील। तो इनका निर्माण कहां हो रहा है, नदी घाटियों में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। देखिए, जो गंगा का मैदान है, जिसे हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हम जिसको कहते हैं, मुख्यतः गंगा नदी के तट पर ही सारा का सारा वो इलाका स्थित है। यह क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हमें देखने को मिलता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो गंगा के मैदान को ही कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। जलोढ़ मिट्टी को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक मिट्टी को कहते हैं बांगर और एक मिट्टी को कहते हैं खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। जो मिट्टी वाला हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें हमने भारत की मिट्टियों के बारे में बात करी, उनकी विशेषताओं की बात करी थी, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उत्तर भारत का जो पूरा मैदान है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह आपका अधिकांश किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, राज्य विधान परिषद की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, चलिए देखते हैं। पहला, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्या पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए, विधान परिषद जो होती है वो स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल नहीं होता है 6 साल का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक स्थायी सदन होता है, यह आपकी बात बिल्कुल सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह भी आपकी बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष
30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी सही बात है। केवल गलत यह है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है 6 साल का। विधान परिषद परमानेंट सदन होता है, जैसे राज्यसभा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। तो बंदरगाहों को लेकर के सवाल बनते हैं, कौन किस राज्य में पड़ता है, कई बार उनका क्रम कर लेता है। ज्योग्राफी वाली सीरीज में बहुत जल्द बंदरगाहों के ऊपर, भारत के परिवहन तंत्र के ऊपर एक डिटेल क्लास हमारी आएगी। इन 4 बंदरगाहों की बात करते हैं, जो काकीनाडा बंदरगाह है, मछलीपट्टनम है, विशाखापट्टनम है, ये तीनों के तीनों आपके आंध्र प्रदेश में है। नागपट्टिनम जो है आपका, यह तमिलनाडु में आता है। ठीक है, अगर हम इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएं, अगर आपको केवल लोकेशन भी पता थी तो आप देखेंगे नागपट्टनम तमिलनाडु में है, बाकी तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। तो तीनों ऊपर आएंगे, जो नंबर 3 है वो एंड में आएगा। और विकल्प एग्जाम के ही हैं, विकल्प आपको सेम यही दिए गए थे, तो आप यहां पर देख सकते हैं केवल एक में ही 3 सबसे लास्ट में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। सबसे पहले आपको उत्तर से दक्षिण में लगाना था, तो सबसे पहले विशाखापट्टनम आएगा। विशाखापट्टनम के बाद यहां पर काकीनाडा बंदरगाह है, उसके बाद मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टिनम, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। तो फलों और सब्जियों की खेती, जिसे हम बागवानी कहते हैं, जिसमें हम फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। केवल फलों की उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उसे पोमोकल्चर कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स यानी फूलों की खेती करी जाती है, और एग्रीकल्चर में कृषि करी जाती है, नॉर्मल। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि फूल और सब्जियों, फलों और सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत होती है, उसे बागवानी कहते हैं। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है, इसको याद करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर को देखा, इनको पूरी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, सिंपल नोट्स के माध्यम से, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ इनको कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।